हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ की क्लास में जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में डिस्कशन कर रहे हैं हम। हेनरी फेयोल ने जो डेवलप किए हैं प्रिंसिपल 14 प्रिंसिपल्स, उनके बारे में डिस्कशन चल रहा है। इसमें हम 5 प्रिंसिपल डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 6 पे जो आपका प्रिंसिपल आता है वो आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट फॉर कलेक्टिव इंटरेस्ट्स। मतलब कि पर्सनल इंटरेस्ट मतलब कि निजी या व्यक्तिगत हित, और कलेक्टिव का मतलब होता है सामूहिक। आपको क्या करना है, हेनरी फेयोल ये बोल रहे हैं कि आपको सबऑर्डिनेशन कर देना है, आपको सैक्रिफाइस कर देना है। किस चीज़ का कर देना है? पर्सनल इंटरेस्ट का। किसके लिए? कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कई बार जब बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग होती है तो उसके लिए जो मैनेजर होता है उस मैनेजर को डिफरेंट टाइप के काम करने के लिए अलग अलग डिसीजन लेने होते हैं। तो ये जो डिसीजंस हैं, इन सभी डिसीजंस में अगर वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट ही सोचेगा तो इससे जो मैनेजमेंट है उस पर एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ेगा। क्योंकि जो ग्रुप है, जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट है, लेबर है, उनका इंटरेस्ट भी आपको क्या करना है, अटेन करना है, ध्यान में रखना है। क्लियर? तो अगर आप कलेक्टिव इंटरेस्ट की सोचते हैं तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। क्लियर? जैसे अगर मान लो कोई कंपनी ये सोचती है कि मुझे अपने प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसको मिनिमम रखना है। मिनिमम करने के लिए वो अपने रॉ मटेरियल, अपने फ्यूल और अपनी लेबर, इन सारी चीज़ों में क्या कर रही है, कम कर रही है, उनको डिक्रीज़ कर रही है। ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो आपका प्रोडक्ट बन के आएगा वो एक क्वालिटेटिव प्रोडक्ट नहीं होगा। तो जो आपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ये चीज़ सोची है वो सभी लोगों के लिए अच्छी नहीं है। क्लियर समझ में आया? तो जो फेयोल है वो ये बोल रहे हैं कि भाई मैनेजमेंट ऐसा हो जिसमें जो मैनेजर है वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट की जगह पर कलेक्टिव इंटरेस्ट को क्या करे, ज़्यादा क्या करे, फेवर दे, ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने। और ऐसा होने से इस इंटरेस्ट के अंदर आपका पर्सनल इंटरेस्ट तो काउंट हो ही जाएगा। क्लियर? अगला जो आपका नंबर 7 पे जो पॉइंट आता है, प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉयज़ रेम्यूनरेशन। एम्प्लॉयज़ रेम्यूनरेशन नंबर 7 पे हम प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ एम्प्लॉयज़ रेम्यूनरेशन। एम्प्लॉयज़ का मतलब होता है कर्मचारियों का, और रेम्यूनरेशन का मतलब होता है पारिश्रमिक। जैसा कि आपको सभी को पता है कि एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको अपनी सर्विस की रिटर्न में क्या मिलता है, रेम्यूनरेशन मिलता है। वो सैलरी या वेजेस किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब जो अपना ये रेम्यूनरेशन है वो मिलना कैसा है, मस्ट है, ज़रूरी है। कुल मिला के बात क्या है कि फेयोल ये कह रहे हैं कि भाई देखो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन सबको रेम्यूनरेशन बिल्कुल फेयर मिलना चाहिए, रेशनल मिलना चाहिए। रेशनल का मतलब होता है तर्कसंगत। भाई जैसा कि आप जानते हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि टॉप लेवल से लेके और लोअर लेवल तक और एम्प्लॉयज़ लेवल तक, लेबर लेवल तक जो आपके बंदे होते हैं सबके क्या होते हैं, अलग अलग रेम्यूनरेशन होते हैं। तो किसको कितना क्यों दिया जा रहा है, इसके लिए वहाँ पर एक लॉजिक दिया जा सके, वो रेशनल माना जाता है। क्या माना जाता है? रेशनल माना जाता है। तो रेशनल होना चाहिए और फेयर होना चाहिए। फेयर का मतलब होता है न्यायपूर्ण। ऐसा नहीं है कि दो लोग एक साथ एक ही तरह का काम कर रहे हैं और आप किसी एक को ज़्यादा किसी एक को कम सैलरी दे। ऐसा होने से वहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट हैं वो क्रिएट होंगे और डिसिप्लिन ख़राब हो जाएगा। क्लियर? तो जो एम्प्लॉयज़ का जो रेम्यूनरेशन है उस रेम्यूनरेशन में आपको क्या करना है, दो तरह के
इंसेंटिव्स देने होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करने के लिए दो तरह के इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। नंबर पहला तो होता है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को हिंदी में वित्तीय प्रोत्साहन बोलते हैं। और दूसरा होता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। एक्चुअल में क्या होता है, एक इंडिविजुअल की ढेर सारी नीड्स होती हैं और उन नीड्स में कुछ नीड्स होती हैं जो पैसे से क्या होंगी, आपकी सेटिस्फाई होंगी, उनको हम इकोनॉमिक नीड्स बोल सकते हैं। और दूसरी होती हैं कुछ सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स। और ये जो नीड्स होती हैं ये होती हैं किससे रिलेटेड, पैसे से रिलेट नहीं करती हैं, ये रिलेट करती हैं किससे, आपके नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स से। जैसे मान लो किसी बंदे ने कोई काम किया, किसी एम्प्लॉय ने, एक सेल्समैन है, एक सेल्समैन ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और जितना उसको क्राइटेरिया दिया गया था, जितना उसको टारगेट दिया गया था, उससे भी ज़्यादा उसने क्या किया, यूनिट्स बेच दी। तो क्या ऐसी कंडीशन में वो डिज़र्व नहीं करता कि उसको क्या किया जाए, उसका रेस्पेक्ट किया जाए, एक अलग से एक सम्मान समारोह रख के उसको सम्मान दिया जाए, जिससे कि लोगों में और जो सेल्समैन है उनमें क्या हो, उसको लेकर थोड़ा मोटिवेशन आए। क्लियर। तो ये जो वो सम्मान चाहता है उसमें वो पैसे नहीं चाहता, वो क्या है, एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होगा। फाइनेंशियल इंसेंटिव में आपके ढेर सारी चीज़ें आती हैं। इसमें आपके सैलरी आती है, इसमें आपके अलाउंसेस आते हैं, इसमें आपका बोनस आता है, इसमें आपके शेयर्स आते हैं। यस, कर्मचारियों को, एम्प्लॉयज़ को शेयर्स भी कंपनी दे सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एम्प्लॉयज़ को मिलनी चाहिए, ऐसा हेनरी फ्योल कह रहा है। इससे क्या होता है, वो ग्रुप में जुड़ के काम करते हैं, टीम में काम करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करने के लिए अपने 100% कंट्रीब्यूशन देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं नंबर 8 पर, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का जो प्रिंसिपल है इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीकरण का सिद्धांत। देखो सेंटर कहाँ होता है, सेंटर होता है बीच में, यानी कि एक ही जगह। ध्यान रखना, हम ऐसे अलग अलग जगह सेंटर नहीं बना सकते, सेंटर हमेशा एक ही जगह होता है सारी के सारे एरिया का। तो ऐसे क्या होता है, इसमें हम मैनेजमेंट में सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन दो तरह की कंडीशन पढ़ते हैं। सेंट्रलाइजेशन जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ा है कि एक मैनेजरियल जो आपका चार्ट होता है या ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है, उसके अंदर 3 लेवल्स होते हैं मैनेजर के, टॉप होता है, मिडिल होता है और लोअर होता है। ये एक स्टैंडर्ड, एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स हैं। कंफर्म नहीं है इतने ही हो, ज़रूरी नहीं है इतने ही हो, ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन के हिसाब से, उसके बिजनेस एरिया के हिसाब से ये चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, ज़्यादा भी हो सकती है। क्लियर। अब अगर मान लो यहाँ पर सारी की सारी डिसीजन मेकिंग, अगर यहाँ पर सारी की सारी डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी, यानी कि डिसीजन लेने के जो अधिकार है, निर्णय लेने के जो अधिकार है, वो अगर मान लो केवल उच्च अधिकारियों के पास ही है, टॉप लेवल मैनेजर ही क्या करेंगे, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन लेंगे, तो यहाँ पर आपके राइट्स का, ऑथोरिटीज़ का क्या हो गया, सेंट्रलाइजेशन हो गया। यस, सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एक निश्चित स्थान पर सीमित होना। तो यहाँ पर आपकी ऑथोरिटीज़ क्या हो गई, पैक हो गई एक तरह से, और नीचे वाले लोग केवल क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन करेंगे, इनको कोई भी डिसीजन लेने की पावर नहीं है। तो मतलब हर बात के लिए इनको यहाँ पूछना पड़ेगा, किसको, टॉप मैनेजर्स को। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस किसका है, यहाँ पर इम्पोर्टेंस किसका है, टॉप मैनेजर का, जिसकी पूछ है उसका इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पर इनसे बार बार पूछा जाएगा तो इनका अपने आप में क्या बढ़ जाएगा, इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी, की पर्सन्स में काउंट होंगे। क्लियर। और जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो जस्ट अपोजिट सिचुएशन है। उसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पोस्ट बाई पोस्ट, जैसे जैसे काम बांटेगा वैसे वैसे नीचे तक, लोअर लेवल तक सबको क्या कर देगा, ऑथोरिटीज़ का डेलीगेशन कर देगा, यानी कि उन सभी को अधिकार सौंप देगा। यानी कि यहाँ पर जो लोअर लेवल पे जो सुपरवाइज़र होता है, उस सुपरवाइज़र के पास भी अपने काम से करने के लिए, अपने काम से रिलेटेड जो प्लानिंग चलती है,
जो कोई भी वो कुछ करना चाहता है उससे रिलेटेड वो अपने क्षेत्र के डिसीजन खुद ले सकता है, तो इसको बार बार ऊपर वाले अधिकारियों से पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब ये दोनों कंडीशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती हैं। वैसे हेनरी फ्योल ये बोलते हैं कि भाई आपको सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में क्या करना है, एक बैलेंस में बनाना है। बैलेंस बनाने से क्या होगा, ना तो ज़्यादा डिसीजंस टॉप लेवल पे रहेंगे और ना जो मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो किसको मिलेंगे, नीचे वाले लेवल्स पे मिलेंगे। भाई घर में भी तो यही स्थिति होती है हमारी कि घर में जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जैसे आप स्टूडेंट्स की बात करें तो वो घर के जो बेसिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं उनको लेने के लिए एलिजिबल नहीं माने जाते, तो वो कौन लेता है, हेड ऑफ द फैमिली लेता है। क्लियर। लेकिन जो जनरल डिसीजन है डे टू डे लाइफ से रिलेटेड, उनको लेने के लिए आप कैसे हैं, फ्री हैं। ठीक है भाई, आपकी जेब में 10 रुपये हैं और आपको रास्ते में क्या खाना है वो 10 रुपये का, इसका आपको बार बार डिसीजन लेने के लिए पापा से पूछना नहीं पड़ेगा, ये आप खुद ले सकते हैं क्योंकि ये आपके लेवल का ही है। क्लियर। लेकिन अगर मान लो कहीं प्रॉपर्टी परचेज करनी है या कोई शादी ब्याह का डिसीजन है तो वो तो आप स्वयं खुद नहीं कर सकते ना, तो ऐसी कंडीशन में ये इंपॉर्टेंट डिसीजन हो जाता है। तो ऐसा ही हेनरी फ्योल कह रहा है। हेनरी फ्योल ये कह रहा है कि भाई टॉप लेवल पे तो वो डिसीजंस लो जो पूरे बिजनेस को, पूरे ग्रुप को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं और उनसे रिलेटेड है। और यहाँ पर हर पोस्ट पे जो बंदा बैठा हुआ है उसको हम छांट के लाए हैं, सेलेक्ट करके लाए हैं, तो वो योग्य है इस चीज़ के, तो उसको अपने एरिया के डिसीजन लेने दो। तो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का क्या होता है, एक बैलेंस होता है और उस बैलेंस को हमें क्या करना है, मेंटेन करना है। इससे क्या होगा, टॉप लेवल मैनेजर्स का भी क्या रहेगा, इंपॉर्टेंस रहेगा। और जब इनको राइट्स मिल जाएंगे, इनको अथॉरिटीज़ मिल जाएंगी, तो इनको भी अपने काम के डिसीजन लेने की छूट मिल जाएगी। तो ऐसा करने से इनको लगेगा कि हाँ हमारा ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, इंपॉर्टेंस है। समझ में आ रहा है आपको। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये एक बैलेंस बना के चल रही है। अब इसमें कुछ फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स क्या करते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के डिसीजन को अफेक्ट करेंगे। कौन कौन से हैं, जैसे कि बर्डन ऑफ वर्क, बर्डन ऑफ वर्क, जैसे कि एलिजिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़, जैसे कि कंडीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई देखो क्या होता है, अब अपन इन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। जो ये फैक्टर्स हैं, अगर मान लो उन तीनों में या इनमें और जो भी हैं इसके साथ अलावा भी हैं, उनमें अगर मान लो आपकी कंडीशन जैसी होती है उस हिसाब से हम सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। अगर मान लो आपके ऑर्गेनाइजेशन का मार्केट सेगमेंट बड़ा है और आपके पास काम का बर्डन कैसा है, ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है काम का बर्डन होने पे हम काम का ट्रांसफ़र करते हैं, किसको, अपने सबऑर्डिनेट्स को। और हमने पढ़ा हुआ है कि हेनरी फ्योल ही कह रहे थे आपके सेकंड प्रिंसिपल के अंदर कि जब भी किसी सबऑर्डिनेट को काम दिया जाए तो उसके साथ उसको क्या देना है, हमको ऑथोरिटीज़ भी देनी है। तो अगर मान लो काम का बर्डन ज़्यादा है तो ये क्या करेंगे, काम को डिवाइड करेंगे, नीचे बांटेंगे और साथ में ऑथोरिटीज़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, आपके डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा। क्लियर। और अगर मान लो काम का बर्डन कम है तो सारे डिसीजन यही ले लेंगे, फिर उनको अपने जो ऑथोरिटीज़ हैं उनको बांटने की ज़रूरत नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, सेंट्रलाइजेशन रहेगा। क्लियर। दूसरा है एलिजिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर मान लो जो आपके नीचे मिडिल, लोअर या और नीचे वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, अगर मान लो वो काम करने के लिए एलिजिबल है, टॉप मैनेजमेंट ये सोचता है कि नहीं ये बंदा अपने काम से रिलेटेड डिसीजन बहुत अच्छे ले सकता है, तो वो उसको अथॉरिटीज़ दे देंगे। अगर मान लो वो एलिजिबल नहीं है, केवल क्या है, ऐसे ही है, मतलब केवल काम ही कर सकते हैं, प्लान नहीं कर सकते, डिसीजन नहीं ले सकते, तो उनको अथॉरिटीज़ नहीं दी जाएंगी। तो एम्प्लॉयज़ की जो एलिजिबिलिटी है, उनकी जो योग्यता है, वो भी डिपेंड करती है कि आपको मार्केट में, आपको ऑर्गेनाइजेशन में अधिकारों का सेंट्रलाइजेशन करना है या डिसेंट्रलाइजेशन करना है। क्लियर। तो आपको ये बेहतर समझ में आया होगा। ऐसी ही कंडीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो सेंट्रलाइजेशन रहेगा, सीधी सी बात है, क्योंकि वहाँ लेवल्स कम होंगे, तो वहाँ जो ऑनर होगा, जो हेड मैनेजर होगा, वो सोचेगा कि सारी अथॉरिटीज़ मेरे पास रहें। और अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई आपसे बार बार पूछने थोड़ी आएगा, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, उसको क्या दे देंगे, ऑथोरिटीज़ दे देंगे। ऑथोरिटीज़ देने से वो अपने एरिया के, अपने काम से रिलेटेड डिसीजन खुद ही ले लेगा और आपको भी क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा नए कामों के बारे में सोचने के लिए। क्लियर। अगला जो आपका प्रिंसिपल आता है वो आता है नंबर 9 पे, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन।
स्केलर चेन का मतलब होता है सोपान श्रृंखला। वैसे इसका मतलब जो आपके मैनेजर्स होते हैं जो एक पोस्ट ऑर्डर में हायरार्की लेवल में अरेंज होते हैं, उनके बीच जो कांटेक्ट होता है उस कांटेक्ट की लिंक से रिलेटेड भी है। क्लियर? तो मैं यहाँ पे इसके बारे में आपको डिस्कस कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है, जो आपका स्केलर चेन है, स्केलर का मतलब होता है सोपान, सीढ़ियाँ। जो हमारे घरों में स्केलर्स होते हैं, स्टेयर्स होती हैं, उनको हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, दिख रहे हैं। हेनरी फ्योल ये कह रहे हैं भाई देखो बात ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में आपको कम्युनिकेशन का भी एक सिस्टम रखना है। ऐसे नहीं कोई भी कहीं से भी चल के किसी को भी कोई भी बात बोल के आ गया, इससे क्या होगा, डिसिप्लिन ख़राब हो जाएगा और फिर जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है उसमें रूमर्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। ये आपने 11th क्लास के अंदर ही डिस्कस किया था जब हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात की थी। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था कि एक क्या होता है, प्रेस्क्राइब्ड रूट होता है किसका, इन्फॉर्मेशंस को ट्रांसफ़र करने का। सपोज दैट यहाँ पे क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैं ऐसे मैनेजर्स को क्या कर रहा हूँ, अरेंज कर रहा हूँ। ये मैनेजर्स हैं, ये एक हमने पुल बनाया है। यस, इस स्केलर चेन को कभी कभी आपके एग्जाम में, आपके पेपर में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि फेयोल ब्रिज क्या है, फेयोल ब्रिज के बारे में बताइए। तो फेयोल ब्रिज ये है, ध्यान रखना है हमको, ये फेयोल पुल है। क्लियर? तो इसमें क्या बताया गया है कि भाई देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन करने का एक सिस्टम होना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन हमें मेंटेन करना है। और वो डिसिप्लिन कैसे रहेगा कि अगर मान लो पोस्टिंग ऑर्डर के अंदर किसी भी टॉप लेवल एम्प्लॉयज़ को या टॉप लेवल एम्प्लॉय को यहाँ पे क्या करना है, इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है, तो ऐसे नहीं आएगी, वो आएगी पोस्ट बाई पोस्ट होते हुए। और ऐसा करने से क्या होगा कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन में अगर मान लो हम ऐसा करते हैं तो पोस्ट बाई पोस्ट होके वो डेस्टिनेशन पोस्ट तक आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी। अगर मान लो एन को कोई इन्फॉर्मेशन एल को देनी है तो वो पहले एम को जाएगी और फिर एल के पास आएगी। ये क्या है, एक सिस्टम है, एक डिसिप्लिन है, एक प्रेस्क्राइब्ड रूट है। और उसी प्रेस्क्राइब्ड रूट से हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना है। हर इन्फॉर्मेशन जब जिस लेवल पे जाती है तो उसको वहीं पे चेक कर लिया जाता है, एनालिसिस कर लिया जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट पोस्ट पे या नेक्स्ट लेवल पे भेजने के लायक है या नहीं। तो इससे क्या होता है, रूमर्स क्रिएट नहीं होते। जो आपकी इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो मोस्टली कैसी होती हैं, ट्रस्टेबल होती है, रिलायबल होती है। क्लियर? तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, इस चीज़ को मेंटेन करना है। क्लियर? लेकिन अब जैसे अपन बात कर रहे हैं डी और एन के बारे में। यस, मैंने इसको डॉट्स में क्यों बनाया है, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है, ध्यान रखना। परमानेंट तो हमको ऐसे ही क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है। अगर मान लो डी को एन से जो आपके सेम लेवल के क्या है, मैनेजर्स हैं, जैसे ये डी और एन आप देख पा रहे हैं ये सेम लेवल के हैं, इनमें एक दूसरे का कोई भी क्या नहीं है, सुपीरियर या सबॉर्डिनेट नहीं है। यानी कि ना तो डी एन का अधिकारी है और ना एन डी का अधिकारी। क्लियर समझ में आ रहा है? तो दोनों कैसे हैं, सेम है। ऐसी कंडीशन में अगर मान लो इन दोनों को इन्फॉर्मेशंस आपस में ही ट्रांसफ़र करनी है तो ये ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या करना है, इनको कुछ काम करना पड़ेगा। सबसे पहले डी को सी से और एन को एम से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम दोनों क्या कर रहे हैं, म्यूचुअली इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं और हम इस तरह से ये क्या नहीं करेंगे, पुल को क्रॉस नहीं करेंगे भाई। अब इसमें जो डी है और एन है, इन दोनों को क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन कैसे देनी है, ठीक है, और उनसे परमिशन लेंगे। उनकी परमिशन के बिना ये लोग इन्फॉर्मेशन नहीं कर सकते, ध्यान रखना। तो कुछ कंडीशंस में ऐसा भी हो सकता है, इसे हम एक्सेप्शनल केसेस कहेंगे। क्या कहेंगे, एक्सेप्शनल केसेस। भाई देखो रूल्स तो एक्सेप्शनल केसेस में थोड़े आ सकते हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ पे है। हेनरी फ्योल ने यहाँ पर भी आपको क्या दिया है, थोड़ा रिलैक्स दिया है कि आपको क्या करना है, वैसे तो पुल को ही क्या करना है, काम में लेना है कि जब भी कोई बंदा किसी को इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा तो पोस्ट बाई पोस्ट ही आएगी। लेकिन अगर मान लो ऐसी कंडीशन आती है तो आपको अपने जो डायरेक्ट सुपीरियर है, यस यहाँ पे एक बात आती है डायरेक्ट सुपीरियर की। जो डी है वैसे तो सी बी और ए तीनों ही इसके क्या हैं, सुपीरियर हैं, अधिकारी हैं, लेकिन जो इसका डायरेक्ट सुपीरियर वो केवल और केवल कौन है, सी है। तो डी को सी से और एन को एम से क्या करना है, परमिशन लेनी है और तब जाके क्या कर सकते हैं, ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं। क्लियर? तो इस चीज़ से क्या होता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल जो आपका कम्युनिकेशन है वो होगा, रूमर्स नहीं फैलेंगे, रिलायबल इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होंगी और आपके कम्युनिकेशन में डिसिप्लिन मेंटेन होगा। क्लियर? तो इस तरह से आज आपने 4
क्या किए हैं, प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं। 4 प्रिंसिपल्स में आपने सबऑर्डिनेशन ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट फॉर कलेक्टिव इंटरेस्ट पढ़ा था, दूसरा पढ़ा हमने एम्प्लॉयज़ रेम्यूनरेशन, तीसरा पढ़ा सेंट्रलाइजेशन और चौथा पढ़ा है हमने स्केलर चेन। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल इतना ही। आपके जो अगले जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।